हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है बच्चों। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय बाहर बरसात भी हो रही है। नाइट के लगभग 1:30 बज चुके हैं। क्वेश्चन बैंक का ये ऑलमोस्ट आखिरी वीडियो होगा जिसके अंदर हम ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अलावा फिर आगे क्वेश्चन बैंक का कोई भी वीडियो नहीं आएगा। रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हैं वो ऑप्टिक्स के हैं, प्रत्यावर्ती धारा वाले पार्ट के हैं और फिर यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं, स्थिरवैद्युतिकी के हैं, जो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं और अच्छे से करवाया है। उसमें कहीं कोई दो राह नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो रिवीजन क्लासेस जो हैं वो प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। अगर किसी ने रिवीजन क्लास भी अच्छे से कर ली ना, ये मान करके चलो कि उसकी मार्किंग बहुत अच्छे होने वाली है। जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग काम करते हुए चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज का वीडियो ट्रांजिस्टर रिलेटेड होगा और अगर टाइम होगा हमारे पास में, टाइम का मतलब अगर वीडियो की लेंथ अगर मैं बढ़ाने की कोशिश करूं तो हम गेट्स को भी डिस्कस करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए काम करना चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आप सभी का स्वागत है आपके अच्छे से छोटे से प्यारे से चैनल फन विद फिजिक्स में। राइट, एक बच्चे ने बोला सर ऑल राइट मत बोला करो। बच्चों आदत में आ गई है कई चीज़ें, अब क्या कर सकता हूँ। ट्रांजिस्टर, ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर भी कहा जाता है। वैसे चलो बात की बात छोड़ो, ट्रांजिस्टर में होता क्या है तो हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर 3 भाग होते हैं। कोई भी ट्रांजिस्टर 3 भाग से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला होता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं उत्सर्जक। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको उत्सर्जक बोलते हैं। बीच वाले भाग को हम बोलते हैं आधार और इस वाले को बोला जाता है संग्राहक। ठीक है, उत्सर्जक को अंग्रेजी में बोलेंगे इमीटर, इस आधार को बोलेंगे बेस और इसको बोलते हैं संग्राहक को कलेक्टर। ठीक है, तो EBC ऐसा ध्यान में रखोगे आप ये भी देखेंगे कि आधार जो है वो बहुत पतला होता है। किसकी तुलना में? उत्सर्जक और संग्राहक की तुलना में जो है वो बहुत पतला होता है और इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, कोई भी ट्रांजिस्टर जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है PNP और दूसरा होता है NPN। ठीक, अब अगर आप आकार देखेंगे ना, आकार का दृष्टिकोण से ये पूछा जाता है कि आकार के दृष्टिकोण से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है। आकार के दृष्टिकोण से तो जैसा आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये जो भाग मैंने बड़ा दर्शा रखा है, ये कौन सा भाग है बच्चों? संग्राहक। संग्राहक आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है ना? कौन? संग्राहक। फिर एक आता है डोपिंग के लेवल से, वो कैसे होगा? तो पहले PNP ट्रांजिस्टर समझो, ये क्या होता है? ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। PNP पहला बता रहा हूं मैं, ये P भाग, ये वाला N और ये वापस से P। इस वाले को बोलेंगे इमीटर उत्सर्जक, इस वाले को बोलेंगे बेस आधार और इस वाले को बोलेंगे कलेक्टर संग्राहक। P प्रकार का है तो यहाँ पर बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होने चाहिए? होल्स होने चाहिए। क्या होंगे? होल्स होंगे और ये भी होल्स ही होंगे। लेकिन जब N की बात आए तो यहाँ पर क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये ध्यान में रखना। तो यहां पर अगर आप देख पाएंगे कि इमीटर में नंबर ऑफ होल्स सबसे ज्यादा हैं। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में भी, और इसमें तो होल्स है ही नहीं। अगर आप मादन देखें, अशुद्धि मादन, क्या बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? अशुद्धि मादन की बात कर रहे हैं, डोपिंग की बात कर रहे हैं कि डोपिंग सर्वाधिक कहाँ की जाती है। तो ये बात ध्यान में रखना, उत्सर्जक में की जाती है। इस चीज को सदैव ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि डोपिंग को हिंदी में बोलते हैं अशुद्धि अपमिश्रण। अशुद्धि अपमिश्रण
के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा, दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों? उत्सर्जक होता है, ध्यान में रखेंगे हम। सर्वाधिक डोपिंग कहाँ की जाती है? उत्सर्जक में ही की जाती है। और आप ये भी देखेंगे कि उत्सर्जक की ही धारा जो है वो इन दोनों में डिवाइड होती है। मतलब उत्सर्जक की धारा होती है IE, यही डिवाइड होगी किसकी? आधार की धारा और संग्राहक की धारा, मतलब IB प्लस IC से। तो सबसे ज्यादा ये, सबसे कम कौन सी? IB। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोपिंग सबसे कम है। फिर बीच में कौन अटक रही है? IC अटक रही है। क्यों? क्योंकि इसकी डोपिंग इन दोनों के बीच में अटक रही है ना। चलिए, हाँ, अब काम करना चालू करते हैं। तो जब भी आप ट्रांजिस्टर पढ़ें बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखना, जैसा होता है, मतलब नाम दिया हुआ है वैसा का वैसा आपको बताना पड़ेगा। अगर P भाग है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक होल से दर्शाओ उस भाग में, N भाग है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन से दर्शाओ। ऐसा का ऐसा जब मैं NPN की बात करूँ तो NPN में क्या होगा? कुछ ऐसा, NPN इमीटर बेस कलेक्टर। N है ना, क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और P भाग में क्या होने चाहिए? होल्स होने चाहिए और कम होने चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया NPN और PNP ट्रांजिस्टर। इन्हें प्रदर्शित कैसे करते हैं वो समझिए। तो जब आप PNP की बात करें तो ये कुछ ऐसा समझिए, मैं कुछ ऐसा 3 डंडे बना देता हूँ। देखो, सबसे बीच वाला ये आधार है, बेस। ये दोनों से कनेक्टेड है अलग अलग, इमीटर से भी और कलेक्टर से भी, उत्सर्जक से भी और संग्राहक से भी। अब धारा की दिशा हमें दर्शानी होती है, तो धारा की दिशा कैसे, कहाँ से चालू करोगे? इमीटर से चालू करोगे। तो ये PNP है, PNP। तो धारा कैसे होगी? इमीटर और बेस के बीच में ही धारा दर्शाई जाएगी। बस इधर ही आप धारा दर्शाएंगे ट्रांजिस्टर में, इमीटर और बेस के बीच में। तो देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव धारा बताओगे। कैसे बताओगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे हो जाएगी ये धारा। समझ रहे हो? अगर मैं NPN की बात करता बच्चों, NPN की बात करते, अलग अलग ही है अभी भी, एक ही जगह पे मत मिला देना। तो इमीटर बेस कलेक्टर, फिर ये NPN है। अगर NPN है तो फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, चलो इमीटर और बेस के बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ऐसा, ये अब NPN है बच्चों। तो धारा की दिशा ट्रांजिस्टर में ऐसे में सिंबल के अंदर जरूर बता करके आनी है। इमीटर और बेस के बीच में बतानी है, कलेक्टर और बेस के बीच में नहीं बतानी है। ठीक, और पॉजिटिव टू नेगेटिव ध्यान में रख लेना, काम खत्म अपना। पता चल गया? ये 2 सवाल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूछे गए सवाल हैं, मन से नहीं बता रहा हूँ, ये पूछे गए सवाल हैं, एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, हो गया काम अपना। अब आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर जो मेन भाग है ना बच्चों, उसको डिस्कस करते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 सवाल इंपॉर्टेंट है। एक आधार विन्यास, और आधार विन्यास के अंदर आपको क्या बताना होता है? निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बताना होता है। एक होता है उत्सर्जक विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उसमें भी निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बताना होगा। इसी के साथ में, गलती कर दी मैंने, वीडियो देखा नहीं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑलराइट, इसी के साथ में हमें प्रवर्धक को भी देखना है। तो ये 3 सवाल हम डिस्कस करेंगे, जल्दी से कर लेते हैं। तो जैसा जैसा मैं बताऊं याद करने का पैटर्न, वैसा ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं उभयनिष्ठ आधार विन्यास की। उभयनिष्ठ आधार विन्यास, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो कैसे काम करेंगे बच्चों, और मैं PNP के लिए बता रहा हूँ, PNP ट्रांजिस्टर के लिए बता रहा हूँ। आप इसे NPN में के लिए भी कर सकते हैं। तो आधार उभयनिष्ठ है, तो सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर बनाओ। ऐसा अपन ने ट्रांजिस्टर बनाया,
और आधार को बीच में रख दिया, है ना, ये आधार है बेस, ये इस तरफ इमीटर और ये इस तरफ कलेक्टर, ठीक। और ये उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब इसको ग्राउंड कर सकते हो आप एक तरीके से, ये मान करके चलो, ठीक। अब हमें क्या करना है, जब आप आधार विन्यास में निर्गत और निवेश या विलक्षण वक्र की बात करते हैं तो आपको वोल्टता और धारा का मापन करना होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी बच्चों, ये ठीक है, ये अपन ने लाइन खींच दी, तो आप चाहे तो नीचे वाले को हटा दो, ये कॉमन सी बात है कि बीच वाले को हमने क्या किया है, ग्राउंड किया। अब सबसे पहले इमीटर और बेस के बीच में आपको क्या ज्ञात करनी होगी, धारा ज्ञात करनी होगी, सॉरी वोल्टता ज्ञात करनी होगी। तो वोल्टता के लिए आपने इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देना है, ये लो एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और इस वाले वोल्ट मीटर को मैंने नाम दे दिया VBE, ठीक है, बेस और इमीटर के बीच में नापेगा। धारा के मापन हेतु हमें क्या लगाना होता है बच्चों, अमीटर लगाना होता है, तो ये एक अमीटर है ना। और कौन सी धारा को नापेगा बच्चों, तो उत्सर्जक धारा को नापेगा। तो हमने बोला ये IE धारा को मापेगा। IE धारा मिली में बहती है या माइक्रो में, तो ये बात ध्यान में रखो, ये धारा मिली एम्पियर कोटि की होती है। कौन सी कोटि की होती है, मिली एम्पियर कोटि की होती है। फिर आपको बैटरी से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, और या तो वेरिएबल बैटरी लो, अगर वेरिएबल बैटरी नहीं ले रहे हो तो फिर कुछ ऐसा काम करो, ऐसा देखो जैसा मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर मैं विभव वितरक का उपयोग कर रहा हूँ, आप इसे एक तरीके से धारा नियंत्रक भी कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर बैटरी लगेगी, तरीका समझ लीजिए ये। अब ये बैटरी कैसे लगेगी और काम कैसा होगा, ये ऐसा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब समझना बैटरी, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि इमीटर और बेस हमेशा अग्र अभिनित होना चाहिए। इमीटर और बेस के बीच में जो पीएन संधि है ना, वो कैसी होनी चाहिए, अग्र अभिनित। और ये कैसा, ये पीएनपी है, ठीक। तो एक पीएन संधि यहाँ है, और ये पीएन संधि क्या होनी चाहिए, अग्र अभिनित होनी चाहिए। अग्र अभिनित, तो पी भाग को बैटरी का क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव। तो फिर बचा हुआ भाग एन से कनेक्ट होगा, और इस वाली बैटरी को अपन लिखेंगे VBB, बेस बाइसिंग, ठीक है। पता चल गया बैटरी कैसे कनेक्ट करी, ये वाला भाग अग्र अभिनित होगा, ये वाला पश्च अभिनित होगा, तो पी भाग था, मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, काम खत्म हो गया। वोल्टता को नापने के लिए वोल्ट मीटर, धारा को नापने के लिए मिली अमीटर, और फिर वोल्टता में परिवर्तन, निवेशी वोल्टता में परिवर्तन करने के लिए एक विभव वितरक और अपन ने लगा दिया। लेट्स सपोज करो हमने इसको लिख दिया R1, काम खत्म, ठीक। अभी जो गलतियां होंगे ना डायग्राम में, गलतियां मतलब जो कमी छूट जाएगी, उसे हम लास्ट में एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब यहां पर देखो, वोल्टता को नापने के लिए क्या लगाओगे, वोल्टता को नापने के लिए हमने लगाया वोल्ट मीटर, ठीक। तो ये वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर C और B के बीच में वोल्टता को नापेगा, तो हमने लिख दिया इसको VBC, ठीक है। फिर धारा को मापने के लिए क्या लगाएंगे, एक अमीटर, और IC धारा को मापेगा, है ना। IC धारा मिली एम्पियर कोटि की होती है, ये बात और ध्यान में रखना। फिर वापस से ये का ये रिप्लिका यहाँ भी बनाओ, ऐसा का ऐसा, सेम ऐसा का ऐसा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये लो भाई, ये बना दिया, ये ऐसा, यहाँ पर एक बैटरी लगेगी, और ये कनेक्शन ऐसा देते हैं, टच होता हुआ दिखाई दे, ठीक। बैटरी लगाओ, ये कैसा होना चाहिए, पश्च अभिनित। ये वाली B और C वाली कैसी होनी चाहिए, बताते टाइम पश्च अभिनित होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। अगर ये पश्च अभिनित है तो ये P टाइप को बैटरी का क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए, ये बैटरी का नेगेटिव। तो ऑटोमेटिकली ये किससे होगा, देखा जाएगा तो पॉजिटिव ही देखा जाएगा। बात समझ में आ गई क्या बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P टाइप को बैटरी का क्या मिलना चाहिए, माइनस मिलना चाहिए, तभी जाके ये पश्च अभिनित होगा, उत्तरमनित। इस वाली बैटरी को लिखेंगे VCC, क्या लिखेंगे, VCC लिखेंगे, और इसको R1 नाम दिया था, तो इस विभव वितरक को हमने R2 दे दिया, काम कंप्लीट।
चलो अब सर्किट में गलतियां देखना, गलतियां मतलब कमियां देखना चालू करें। तो पहली कमी जो मेरे को दिखाई दी सर्किट बनाने के बाद में, ऐसा बनाने के बाद में आप कमियां जरूर देखेंगे, क्योंकि 1 नंबर का भी बोल सकता है और आधे नंबर का भी बोल सकता है, और एक छोटी सी गलती के कारण आपका 1 नंबर भी चला जाएगा और आधा नंबर भी चला जाएगा, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले मैंने ट्रांजिस्टर को गौर किया कि ट्रांजिस्टर में मैंने धारा दर्शाई या फिर नहीं दर्शाई, तो मेरे को देखने को मिला नहीं दर्शाई। दर्शाते हैं ई और बी के बीच में दर्शाएंगे और पॉजिटिव टू नेगेटिव ये लो, ठीक है। फिर मैंने देखा कि बैटरी तो गलत नहीं कनेक्ट की है, तो हमने ये तो मैंने आपको समझाते टाइम बताया था कि बैटरी कैसे कनेक्ट करनी है, पता चल गया, ठीक है। तो बैटरी तो सही कनेक्ट की है। फिर धारा की दिशा देखो कि सर्किट में धारा की दिशा दर्शाई है नहीं दर्शाई है। तो यहाँ पर हमने देखा, समझना, ये धारा ऐसे आ रही है यूं, ठीक है, ये यूं, तो ये धारा की दिशा दर्शाओ, ये आई ई धारा है। कौन सी धारा है? आई ई। फिर अगर इसमें आई तो इससे भी बाहर जाएगी और इससे भी बाहर ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये धारा की दिशा दर्शा दी कि दिशा ऐसी है, काम कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हो गया, आई ई दर्शा दिया, आई सी की धारा की दिशा दर्शा दी, काम हो गया बच्चों। और क्या चाहिए था? बैटरी देख लिया, ट्रांजिस्टर देख लिया, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या काम करना है? ये चाहे नहीं बनाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ नोन होता है कि ये अगर उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब इसको हमने ग्राउंड किया है, ठीक। अब हम बात करते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की। किसकी बात करेंगे? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब इनपुट किस किस के बीच में होगा वो समझिए बच्चों। इनपुट की वोल्टता और इनपुट की धारा के बीच में, इनपुट मतलब निवेश की धारा, निवेश की वोल्टता, निवेश की वोल्टता VBE, निवेश की धारा IE, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा। तो हमने ग्राफ बनाया, ये निवेश की धारा IE कौन सी में? तो आंसर है मिली एम्पियर में, और ये रिवर्स बायस VBE, ठीक है। अब ये दोनों कौन से क्रम में है वो समझिए। आंसर है अग्र अभिनित है। ये जो पीएन संधि है वो क्या है? अग्र अभिनित है। ट्रांजिस्टर में भी 2 पीएन संधि है, एक तो इमीटर और बेस के बीच में और एक बेस और कलेक्टर के बीच में। तो हमने इसको अग्र अभिनित किया था। तो अग्र अभिनिति में पीएन डायोड का जो कर्व है वो कुछ ऐसा जाता है, यूं। बताओ भी जाता है नहीं जाता? सभी को पता है ऐसा जाता है, ठीक है। आप चाहो तो सर मेरे को तो थोड़ा सा और स्लो बढ़ाना है, तुम बढ़ा ले भाई, मैंने थोड़ी मना किया है, ऐसे बना ले। किसने मना किया? बना ले, ठीक है। अब यहाँ पर ये कर्व जो है वो 2 या 3 बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे? तो हम बोलेंगे कि इस कर्व में चेंज आ सकते हैं। किसके कारण? इस निर्गत के कारण। निर्गत का कौन सा फैक्टर? कि निर्गत की अगर वोल्टता चेंज हो गई ना भैया, कौन सी VCEB या VBC चेंज हो गई तो इस कर्व में भी परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो जब हमने पहली बार ये कर्व बनाया था तब हमने बोला था कि VBC को कितना रखा? 0 रखा। हम इसे चेंज नहीं होने देंगे, 0 पे फिक्स कर दिया। तो एक सामान्य पीएन डायोड का जो कर्व बनता है वही बना, ठीक है। और आप देखेंगे कि प्रारंभ में तो कोई धारा बह ही नहीं रही थी, यह अत्यल्प परिमाण की धारा बह रही थी जिसे हम माप नहीं पा रहे थे। लेकिन एक निश्चित वोल्टता के बाद में, जिसे ट्रांजिस्टर की दहली वोल्टता कहेंगे, इस वोल्टता के बाद में, ये क्या है? ट्रांजिस्टर की दहली वोल्टता। कौन सी वोल्टता? ये दहली वोल्टता। किसकी? ट्रांजिस्टर की, जिसका मान सामान्यतः बच्चों 0.5 और 1 वोल्ट के मध्य होता है सामान्यतः, ठीक है। और कुछ किताबों में इसे 0.2 to 0.6 तक भी लिखा गया, ये डिपेंड करता है। तो आप मान के चलें कि 1 वोल्ट के अंदर अंदर ही होता है ना। तो ये काम पता चला। ये सब अब क्या हुआ? अगर मैं VBC को इंक्रीज करूं, बढ़ा दूं, बढ़ाऊं भी कैसे? तो भैया यहाँ पे बैटरी की पॉलरिटी देखो, ये नेगेटिव है और इस तरफ ये पॉजिटिव वाला पार्ट था, ठीक। तो इसके रेस्पेक्ट में या इस वोल्टता की रेस्पेक्ट में ये वाली वोल्टता जो है वो नेगेटिव देखी जाएगी जब आप बढ़ाओगे तो, ठीक। तो हमने बोला कि भैया बढ़ाओ, हमने थोड़ी मना किया था। चलो, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ जाएंगे यूं। यहां पर भी VBC का कुछ ना कुछ मान होगा,
कैसे, तो मैं बोल रहा हूँ इसको माइनस का 10 वोल्ट लिखो, इसे माइनस का 20 वोल्ट। तो आप ये देखेंगे बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में चलो तो माइनस की वैल्यू कम आकी जाएगी और प्लस की तरफ चलोगे तो बढ़ा ही रहे हो। तो ये ग्राफ चाहे कोई सा भी कर्व हो, चाहे आधार हो चाहे उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में जाना चाहिए। तो -20 के बाद में -10 आएगा, -10 के बाद में 0 आएगा, या फिर -10 -5 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में रख लेना, हमेशा बस ऐसा बढ़ता हुआ लेकर के आओगे। इस तरफ जाओगे तो क्या होना चाहिए, बढ़ता हुआ क्रम ही होना चाहिए। याद रखने का तरीका पता चल गया। और ये ध्यान में रखना कि इस स्थिति में उत्सर्जक आधार पीएन संधि जो है वह अग्र बायसित होने के कारण एक सामान्य पीएन डायोड की अग्र अभिनीति का वक्र ही प्रदर्शित करती है। बस इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि दहली वोल्टता से पहले धारा का मान बहुत कम होगा और दहली वोल्टता के बाद में धारा के मान में क्या आएगी, बहुत तेजी से वृद्धि होगी। और जब आप प्रतिरोध देखोगे, इसका प्रतिरोध भी तो देखेंगे, तो हमने लिखा आर इनपुट। आर इनपुट कैसा होगा, तो आप देखो गतिक होगा, ये बात और ध्यान में रखें ना, ये गतिक प्रतिरोध होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। तो हमने लिखा आर डी आई, लिख देता हूँ, डायनेमिक रेजिस्टेंस है। चलिए क्या होगा भाई, तो निवेश की वोल्टता बटे निवेश की धारा, निवेश की वोल्टता क्या है, आंसर है VBE बटे निवेश की धारा IE, और डायनेमिक गतिक है तो ये परिवर्तन, ठीक। और कब, तो यहाँ पर एक डंडा और लगाओगे, है ना, इसके बाद में लिखने के बाद में एक डंडा लगा दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि हमने ये तब नापा था जब VCB को हमने क्या लिखा था, नियत लिखा था, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान में रख लोगे ना। प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, अरे वोल्टता बटे धारा ही तो होती है, तो इसकी वोल्टता ये, धारा ये, मान और क्या किया है, बस यही था। और किसको नियत रखेंगे, VBC को नियत रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र की, निर्गत की। तो निर्गत किस किस के बीच में बनेगा, निर्गत बनेगा बच्चों, निर्गत की वोल्टता BC लिखा है मैंने, है ना, और निर्गत की धारा IC कैसी है, आंसर है मिली एम्पियर की। अब आप ये देखोगे कि ये भी एक पीएन संधि ही है, और पीएन संधि कैसी है, पश्च अभिन्नता है उस बैटरी के कारण, ठीक है। पश्च अभिन्नित होने के कारण जैसा एक सामान्य पीएन डायोड का पश्च अभिन्नति का ग्राफ बनता है ना, वैसा ही बनेगा इसके लिए भी ग्राफ, ठीक। तो अब ग्राफ बनाते टाइम आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच लीजिएगा बच्चों, ऐसी एक लाइन खींच लीजिएगा, या फिर लाइन इस वाले में मत खींचो क्योंकि वो माइनस से चालू हो जाएगा। तो आप क्या करें, आप कुछ ऐसा दर्शाएं बच्चों, समझना इस चीज को। मैं यहाँ पर इस चीज को कुछ ऐसा ही दर्शा देता हूं कि जब हम धारा को बढ़ाते हैं ऐसा, तो अब इस चीज को, ये समझने वाला पार्ट समझिएगा आप, इसमें और भी बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा का ऐसा मैं उसमें भी बनाऊंगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में भी बनाऊंगा। थोड़ा ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये जो भाग है ना किसके बीच में, तो इसको O लिख दो और इस वाले पॉइंट को A लिख दो, ऐसा लाइन खींच देना, रे लिख देना। तो ये जो भाग है इसमें बोलेंगे संतृप्त क्षेत्र, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, संतृप्त क्षेत्र बोलेंगे। फिर ये ग्राफ कैसे बने, तो ये देखो पश्च अभिन्नति का ग्राफ है, और सबसे पहला ग्राफ देखो, ये जो धारा यहाँ पर आप देखोगे ये धारा है IC, लेकिन इतने सारे कर्व कहाँ से बने IC के, तो हम बोलते हैं कि निवेश की धारा को अगर चेंज करोगे तो निर्गत की धारा में भी हमें थोड़ा बहुत प्रभाव तो देखने को मिलेगा। तो हमने बोला कि ये पहला था जब IE का मान 0 था, फिर हमने IE का मान बढ़ाया, IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 ऐसा करते जाए। और ये बात ध्यान में रखें, IE4 का मान सबसे ज़्यादा है, फिर IE3 का मान उससे कम है, IE2 का मान और भी कम है, और IE1 का मान और भी कम है, और सबसे नीचे है IE बराबर 0 जब निवेशी धारा थी ही नहीं। तो
तो हम बोलते हैं कि जब IE बराबर 0 और VCB के बीच का जो वक्र देखा जाता है ना, ये वाला, ये नीचे वाला, इसे बोलते हैं अंतक क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? अंतक क्षेत्र। क्या अंतर है इन दोनों में? संतृप्त क्षेत्र में बहने वाली धारा का मान सर्वाधिक होता है। जितनी भी हैं, कौन कौन सी 3 धाराएं हैं, IE, IC और IB, तीनों धाराएं मैक्सिमम टॉप पर होती हैं। जबकि अंतक क्षेत्र वो होता है जब तीनों धाराओं का मान अपने न्यूनतम अवस्था में होता है और लगभग नगण्य की स्थिति में होता है। ठीक है, ये अंतक क्षेत्र है। इस वाले क्षेत्र में अगर ट्रांजिस्टर देखा जाए तो ऑन स्विच होता है, इस वाले में धारा बहती नहीं है तो ऑफ स्विच है। ट्रांजिस्टर को काम कराने के लिए इन दोनों क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बच गया क्षेत्र है उसे सक्रिय क्षेत्र कहते हैं और इसी में ही ट्रांजिस्टर कार्य करता है। इस क्षेत्र में ही ट्रांजिस्टर क्या करता है बच्चों? कार्य करता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, है ना। पता चल गया ये कैसे बनाओगे ग्राफ। मैंने जब ये ग्राफ बनाया था तो वास्तविकता में ये ग्राफ ऐसा जाता है बच्चों। अगर आप स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो ये ग्राफ ऐसा दर्शाया गया है। ये ग्राफ ऐसा ही दर्शाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये पीछे की ओर आता है, ये ऐसा डॉट 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 लाइन से दर्शाते हैं वो, और ऐसा पीछे की ओर आता है, और फिर पीछे बताते हैं कि ये संतृप्त क्षेत्र है। तो आप चाहें तो ये वाला भी बना सकते हैं, बस वो लिख लीजिएगा, IC इधर लिख लीजिएगा और VCB इधर लिख लीजिएगा, और फिर पीछे की तरफ बताइएगा कि ये संतृप्त क्षेत्र है, नीचे वाला अंतक क्षेत्र है और यहाँ वाला क्या हो जाएगा? सक्रिय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, पता चला ये। आप ये भी गौर करेंगे कि निवेशी धारा का मान 0 था, फिर भी थोड़ी बहुत या अत्यल्प परिमाण की निर्गत धारा बह रही थी। क्यों बह रही थी? तो भैया पश्चिम अपनीति में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण भी धारा बहती है, परिमाण में कम होती है लेकिन बहती तो है। तो ये वही बताता है, ये बात ध्यान में रखना। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ट्रांजिस्टर में निवेशी धारा का मान 0 होने पर भी निर्गत में अत्यल्प परिमाण की धारा बहती है, या निर्गत धारा तब भी बहती है जो परिमाण में कम होती है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि उस स्थिति में निर्गत परिपथ पश्च अवनित होने पर भी उसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण क्या बह सकती है? धारा बह सकती है, जो कि बहती ही है ना, संतृप्त धारा बहती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये धारा किसके कारण है? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण है। ठीक, ओके। हाँ, ये और गौर करेंगे कि ट्रांजिस्टर को बच्चों ये भी बोला जाता है इट इज करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि निर्गत धारा डिपेंड कर रही है किस पर? निवेश की धारा। निवेश अगर चेंज कर दिया ना देवताओं, तो निर्गत धारा का परिमाण जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, आप ये भी गौर करेंगे, चलो एक और चीज देखो, आप ये भी गौर करेंगे कि एक निश्चित वोल्टता के बाद में, इस वोल्टता के बाद में, ठीक है, एक निश्चित निर्गत वोल्टता के बाद में आप निर्गत वोल्टता को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, निर्गत धारा के मान में नगण्य परिवर्तन आता है। ये धारा लगभग संतृप्त है, लगभग स्थिर है, ज्यादा परिमाण में परिवर्तन नहीं है। तो वोल्टता तो बढ़ा रहे हो लेकिन धारा के मान में नगण्य परिवर्तन है। ऐसा ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्थिति में या सक्रिय क्षेत्र के अंदर, ये क्षेत्र वास्तविकता में कौन सा क्षेत्र है? सक्रिय क्षेत्र है। कि सक्रिय क्षेत्र के अंदर वोल्टता VBC तथा निर्गत धारा IC एक दूसरे पर लगभग अनिर्भर होते हैं। अनिर्भर, इसको कोई लेना देना ही नहीं था उससे, वो तो अचीव कर चुकी अपनी संतृप्ति। ठीक है, लगभग अनिर्भर होते हैं। ठीक है, ये बात तो चलो। अब ये और गौर करो कि वोल्टता तो आप खूब बढ़ा रहे हो लेकिन धारा के मान में परिवर्तन बहुत कम है, तो इसका मतलब है प्रतिरोध बढ़ गया, है ना। तो जब आप आउटपुट का प्रतिरोध लिखते हो ना, डायनेमिक प्रतिरोध ऑफ आउटपुट, तो वो क्या होगा? निर्गत की वोल्टता VBC बटे निर्गत की धारा IC, और ये दोनों में परिवर्तन लगा दो। और कब? जब आप निवेशी धारा को क्या कर रहे हैं? नियत रखेंगे, चेंज मत करना ये ज्ञात करते टाइम। तो एक ही ग्राफ के लिए एक बार में निकालोगे। इस ग्राफ के लिए प्रतिरोध अलग है, इस ग्राफ के लिए प्रतिरोध अलग है, इस ग्राफ के लिए प्रतिरोध अलग है, इस ग्राफ के लिए प्रतिरोध अलग है। तो हर एक ग्राफ के लिए एक ही प्रतिरोध निकालोगे ना। तो हमने हर एक ग्राफ के लिए निकालने के लिए IE को नियत रखा कि इस वाले को निकालने के लिए इसी IE का उपयोग करें, इस वाले को निकालने के लिए इसी IE का उपयोग करें।
चलिए, ये ऐसे निकाला जाएगा निर्गत गति प्रतिरोध। एक इसके अंदर आता है धारा लाभ, किसमें? आधार विन्यास में। वो प्रदर्शित किया जाता है अल्फा से, ठीक है। और वो क्या होता है बच्चों, ध्यान में रखिए, वो होता है निर्गत की धारा बटे निवेश की धारा। निर्गत की धारा IC और निवेश की धारा IA, ठीक है। ये है धारा लाभ। इससे ये तो हो गया स्थैतिक धारा लाभ और ये हो गया गतिक धारा लाभ। ठीक है, और गतिक में आप डे लगा देते हो। चलो अब काम करना चालू करते हैं। क्या काम करना है भैया? इसका मान 1 से ज्यादा है या कम है वो ज्ञात करना है। 1 से ज्यादा या कम कैसे पता लगाएंगे? तो हमने सिंपल सा देखा कि ट्रांजिस्टर में IE सबसे ज्यादा होता है, उससे कम IC, और सबसे कम कौन होता है भैया? IB होता है, ठीक है। सबसे कम नगण्य माइक्रो एम्पियर, है ना। तो ये ज्यादा है, ये कम है। अब देखो, ये ऊपर तो कम है, नीचे ज़्यादा है, तो इसका मतलब भाग लगाओगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी। इस चीज़ को सदैव ध्यान में रखना। अल्फा का मान सामान्यतः 1 से कम होता है, और आप देखेंगे कि इसका मान 0.9 से 0.99 के मध्य वेरी करता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान हमेशा 1 से कम होगा, इस बात को तो ध्यान में रख लो, गांठ बांध लेना, ठीक है। पता चल गया। ये एक बार के लिए मैं वीडियो देखूंगा, और ये आधार विन्यास पूरा हो चुका है देवताओं, इतना ही रखना था। हाँ, वीडियो क्लैरिटी में मेरे को कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है ना। चलिए, हो गया काम। तो ये था कौन सा बच्चों? उभयनिष्ठ आधार विन्यास, ठीक। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का ये ग्राफ है, 1 नंबर का ये ग्राफ है, और ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखो। अगर PNP आ जाता तो ना तो इसमें परिवर्तन करोगे, ना ही इसमें परिवर्तन करोगे। कहाँ? सिर्फ एक बैटरी ही तो चेंज करना है ना। अगर PNP की जगह NPN आ जाता, क्या करते भाई? बैटरी और धारा की दिशा चेंज कर देते। ठीक है, कौन से में? कौन से में? NPN में बता देता हूं। NPN, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले तो यहां पे धारा की दिशा देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पता चल गई। अब इसके बाद में, ये बताने के बाद में अगर अवनित करना है तो N को बैटरी का नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। डंडा बड़ा बना देना, और ये VBB ही लिखा जाएगा। ऐसा का ऐसा इधर देखो, ये N है और पश्चाभिनित करना है, पश्चाभिनित करना है तो बैटरी का पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए। बैटरी ये क्या होगी? VCC हो गई, बैटरी परिवर्तन हो गया। धारा कैसी होगी? तो ये धारा ऐसे आ रही ना, यूं। ये धारा देखो इधर कैसा, तो ये इधर से आई, तो फिर ये दोनों ऐसी आनी चाहिए, अंदर की तरफ आनी चाहिए, ऐसे जाएगी यूं, ठीक है। ऐसी धारा ऐसे जाएगी, बस इतना करना था, काम खत्म, है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा भैया? उभयनिष्ठ आधार विन्यास। ग्राफ ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है उत्सर्जक विन्यास, और आप देखोगे मैं सेम ऐसा का ऐसा काम करने वाला हूं, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना बच्चों, उन्हीं में ही दिमाग लगाने की आवश्यकता है, और तो रामायण एक जैसी ही है। और उत्सर्जक विन्यास तो अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में आने के चांसेस सर्वाधिक हैं इसके। तो अब बात करते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। देखो, तो अब इस बार उत्सर्जक को कॉमन करना है, बीच में इसको रखोगे, और मैं PNP के लिए बता रहा हूं, है ना। तो ये देखो ऐसा कुछ,
ऐसा ही करते हो। और क्या करना है, ये उत्सर्जक है, ये वाला इमीटर, ये वाला बेस और ये वाला कलेक्टर। धारा की दिशा इसके बीच में, और पी एन पी की बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा बन गया ये। चलो अब चाहे हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो काम करते हैं भैया। और नहीं है किसी को दिक्कत है तो अब लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम हमारे लिए बना रहे हैं इसे। काम करते हैं, ऐसी लाइनें खींचनी पड़ेंगी। चलो सबसे पहले क्या नाप रहे थे, वोल्टता। सबसे पहले क्या नाप रहे थे, वोल्टता। किसके बीच में, इमीटर और बेस के बीच में। तो ये लो वोल्टता नापो, समांतर क्रम में लगाओ वोल्ट मीटर। वी क्या लिखोगे, बीई, या फिर ईबी लिख दो इस बार, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वी बीई भी लिख सकते हो, वी ईबी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है भैया। मैं V1 लिखूंगा, मेरी मर्जी। चलो किसके बीच की वोल्टता नापेगा, किसके बीच का विभवांतर नापेगा, उत्सर्जक और आधार के बीच का विभवांतर नापेगा। फिर धारा के मापन के लिए क्या लगाएंगे, अमीटर लगाएंगे। कौन सी धारा, आधार की धारा, जो बहुत कम बहती है, बहुत कम मतलब माइक्रो एम्पियर की कोटि की। फिर क्या करोगे बच्चों, क्या करना है, अब यहां पर कुछ ऐसा बनाएंगे, थोड़ा सा दूर कर देता हूं, है ना, ये लाइन एक ही होनी चाहिए, बैटरी। ठीक, हाँ ये ऐसा कनेक्शन, इसे R1 लिख दो। अब देखो उत्सर्जक और आधार, उत्सर्जक और आधार कैसा होना चाहिए, अग्र अभिनित होगा। अग्र अभिनित होगा तो ये आधार देखो एन टाइप है, एन टाइप है तो बैटरी का क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो फिर ऑटोमेटिकली ये वाला बैटरी का पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा VBB, लिखेंगे तो इसे VBB, पता चल गया ये। तो एन टाइप था, एन टाइप को बैटरी का पॉजिटिव ही देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अग्र अभिनित करना है। लाइट आ गई है, आपको शायद थोड़ी बहुत ब्राइटनेस में और चेंज देखने को मिला होगा। अब आगे देखो, यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वोल्टता देखो, किसके बीच में, कलेक्टर और इमीटर के बीच में। तो ये लो एक वोल्ट मीटर लगाओ, ये वोल्ट मीटर लगा दिया। और ये किसके बीच की, कलेक्टर और इमीटर के बीच की वोल्टता को नापेगा, VEC या फिर VCE। मोस्टली किताबों में CE ही लिखा हुआ है, तो VCE लिख लेते हैं। ठीक है, फिर धारा को नापो, धारा को नापने के लिए अमीटर, और कलेक्टर की धारा है तो फिर ये मिली अमीटर होगा, है ना। और कौन सी, IC को नापेगा, ये क्या है, IC लिखा हुआ है भाई। फिर ऐसा लगाओ और ऐसा लगाओ, और यहाँ पे क्या, विभव वितरक, ये विभव वितरक टच करवा देना भैया ना, टच करवा देना। और बैटरी लगाएंगे। अब बैटरी देखो, अब ये संधि, ये इधर, अरे PN संधि तो इनके बीच में ही है ना, P और N तो यही है। तो ये संधि क्या होनी चाहिए, पश्चिमनित होनी चाहिए। ये पश्चिमनित है तो P टाइप को बैटरी का क्या मिले, नेगेटिव मिले, ये लो नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव होगा। अरे कुछ बच्चे यहाँ से देख लेते हैं कि सर ये P है और आपने इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया सर, अगर अभिनित कर रहे हो। नहीं भाई ऐसा कैसे, ये तो ग्राउंड है ना बच्चों। ग्राउंड को क्यों देख रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है देखने का। देखो तो संधि देखो भाई, ये संधि को देखो, इस संधि में हमें पश्चिमनित करना है, पश्चिमनित करना है तो इसको नेगेटिव से कनेक्ट करो। ठीक है, तो फिर बोलोगे कि सर पश्चिमनित ना, तो P को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया तो N को पॉजिटिव से भी कनेक्ट करो, तो ये पॉजिटिव दिखाओ। नहीं भाई, मैं इसे ज्यादा नेगेटिव दिखा दूंगा। मतलब मैं अगर इसे 5 वोल्ट लिखूं माइनस का, इधर माइनस का 5 है, तो मैं इधर माइनस के 10 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूं। इधर कैसी ले ली, माइनस की 10 वोल्ट की बैटरी ले ली। अब देखो क्या हुआ, P को बैटरी का ज्यादा नेगेटिव मिल रहा है ना, ज्यादा नेगेटिव मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, पश्चाभिनित तो हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये रेफरेंस देखने का होना चाहिए कि परिमाण में ये बैटरी ज्यादा नेगेटिव है, किसके रेस्पेक्ट में, VBB बैटरी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये देखने का तरीका होता है।
चलो इतना आगे जाते नहीं है अपन, तो लिख दिया, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझाया है मैंने आपको। ये VCC लिखते हैं इसको, काम खत्म। चलो अब धारा के ऊपर आओ। यहाँ से धारा ऐसे जाएगी यूँ, ये धारा की दिशा है, IB धारा की दिशा, ये ऐसा ही, तो फिर ये धारा ऐसे जाएगी यूँ। ये कौन सी IC धारा है ना, IC धारा की दिशा ऐसी। बात समझ में आ गई? बताओ कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ पे ट्रांजिस्टर सही बना है, बैटरी समझाते टाइम मैंने आपको सही ही बताई है, और धारा की दिशा दर्शाई है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल काम बेस्ट है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है हमें, है ना? ओके, हाँ भाई चलो अब क्या करेंगे बच्चों, और ये ऐसे छोड़ना मत, है ना, ये लगा के आना है, तुम्हें अच्छे से कनेक्टिविटी दर्शा के आनी है। ये मैंने 3-4 लाइनें बनाई, तुम्हें एक लाइन में करना पड़ेगा, पेंसिल स्केल का अच्छे से उपयोग करो। क्या करोगे? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र किसके बीच में बनेगा बताओ बच्चों? तो हम बोलेंगे निवेश की वोल्टता और निवेश की धारा, ठीक है? निवेश की वोल्टता VEB या VBE लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, और ये IB, ये किसमें? माइक्रो एम्पियर में, ये बात ध्यान में रखना। फिर कैसा जाता है? अग्रगणित है, तो ये कॉन्सेप्ट तो चेंज ही मत करना, ये धारा तो ऐसे ही जाएगी, ठीक? अब आप देखो ये भी नेगेटिव है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये भी नेगेटिव है, दोनों एक तरीके की पोलरिटी लेकर के बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं पॉजिटिव में देखूंगा तो सारी चीज़ें पॉजिटिव में, अगर ये पॉजिटिव मान रहा हूँ तो यहाँ पर जब मैं निर्गत की वोल्टता देखूंगा ना, तो वो भी मैं पॉजिटिव में लिखता हुआ ही काम करूँगा। तो मैंने बोला VCE देखा, वो सबसे पहले तो 0 लिखा, ठीक है? फिर जैसे जैसे वोल्टता को बढ़ाते हैं तो VCE बराबर 5 वोल्ट लिख लो, और VCE बराबर माइनस नहीं प्लस का ही 10 वोल्ट लिख लो, ठीक है? बढ़ाता हुआ क्रम ही चलना चाहिए इस तरफ, तो है ना? तो ये बात ध्यान में रखना, कर्व ऐसा चेंज होता है। तो एक कर्व बनाते टाइम निर्गत की वोल्टता को क्या रखना पड़ता है? नियत रखना पड़ता है। प्रतिरोध कैसे देखोगे? सिंपल सा, क्या कर रहा हूं मैं, प्रतिरोध देखो, निवेशी प्रतिरोध, तो निवेशी प्रतिरोध R इनपुट ही लिख देता हूं मैं। क्या होगा? वोल्टता, निवेश की वोल्टता, आंसर है VEB या VBE लिख देना। निवेश की धारा IB, गतिक प्रतिरोध है इसलिए डेल लगाओ। किसको नियत रखा ये नापते टाइम? आंसर है निर्गत की वोल्टता को नियत रखा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा, निवेशी गतिक प्रतिरोध हो गया। बात क्लियर हो गई? तो 1 नंबर यहाँ दिला चुका हूँ, 1 नंबर यहाँ देख लो। अब 1 नंबर यहाँ से और ले लो, किसका? निर्गत का। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कैसा होगा? किस किस के बीच में जाएगा? पहले तो वो निश्चित करो। तो निर्गत की धारा IC किस में बहती है? मिली एम्पियर में बहती है, मिली एम्पियर कोटि की। निर्गत की वोल्टता VCE दिखाई दे रहा होगा जहां तक मेरा विचार है। ओके, ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा एक लाइन खींच लेना इसमें, तो डायरेक्ट ये O और ये A कर दीजिएगा, ठीक? और ये धारा ऐसे दर्शाओगे, बहुत कम पहली बार में, फिर दूसरी बार में बढ़ाते हुए, है ना? मेरा थोड़ा तरीके से देख लीजिएगा भाई। तो ये वाली IB तो लिखेंगे, IB बराबर सबसे पहली बार में क्या लिखेंगे? 0। जब निवेश में हमने धारा ही नहीं दी थी तब भी कुछ ना कुछ तो बह रही थी ये, कुछ ना कुछ तो। लेकिन ये IB बराबर 0 और VCE के बीच का जो ग्राफ होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अंतक क्षेत्र। हमेशा ध्यान में रखना है इसको क्या बोलेंगे? अंतक क्षेत्र बोलेंगे। जबकि OA तथा IC के मध्य वाले ग्राफ को, इस वाले को, है ना, इस वाले को हम क्या बोलेंगे? इस वाले भाग को संतृप्त क्षेत्र बोलेंगे, और जो बच गया भाग इसे क्या बोलेंगे? सक्रिय क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है? चलो अब ये देखो, ये IB1 कर देना इधर, IB2, IB3 और ये IB4 हो जाएगा, है ना? और IB4 का मान क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। IB3 का मान उससे कम, सबसे कम किसका? IB2 का, और उससे भी कम IB1 का, ठीक
ठीक है, सेम टास्क है ना। ट्रांजिस्टर को किस में ऑपरेट कराना है, इसमें ऑपरेट करवाना है, सक्रिय क्षेत्र में ही काम करवाते हैं। और सेम संतृप्त क्षेत्र में लेकर के आओगे तो ऑन स्विच बन जाएगा, अंतक क्षेत्र में लेकर के आ जाओगे तो ऑफ स्विच बन जाएगा। ये बात और ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे तो धाराएं लगभग नगण्य बहती हैं, यहाँ पे धारा अपने मैक्सिमम को रीच कर जाती है। और हाँ, अब इसमें प्रतिरोध देखोगे तो प्रतिरोध कैसे देखोगे, तो हमने बोला आर आउटपुट, निर्गत की वोल्टता क्या है बच्चों, VCE है, निर्गत की धारा क्या है, IC है, और गतिक प्रतिरोध है इसलिए डेल लगाओ। और फिर किसको नियत रखा, किसको नियत रखा, IB को नियत रखा, तो हमने लिखा IB बराबर नियत। और ये बात ध्यान में रखना, ये वाला प्रतिरोध ज्यादा होता है, निर्गत प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक। फिर धारा लाभ देखो, धारा लाभ इस केस में होता है बच्चों बीटा, और धारा लाभ का एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या भाई, निर्गत की धारा बटे निवेश की धारा, निर्गत की धारा बटे निवेश की धारा। निर्गत की धारा कौन सी, IC, निवेश की धारा कौन सी, IB। और आप देखेंगे IC बहुत ज़्यादा होता है, IB कम होता है, तो बीटा का मान सामान्यतः 1 से बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। और मोस्टली में आपको देखने को मिलेगा ये 40 से तो ज़्यादा होता है, लगभग 200 के आसपास में जाता है, ठीक है। तो 40 से तो ज़्यादा ही होता है, कुछ किताबों में इसे 20 की वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि 40 से ज़्यादा होता है। हाँ, आप यहाँ पे चाहे तो डेल भी लगा सकते हैं, वो